वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम गुप्तकालीन कला की बात करेंगे। गुप्तकालीन कला के क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और विशेषकर जो स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट है, इसमें गुप्तकालीन कला का एक विशेष टॉपिक दिया गया है और इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो अपने आज की क्लास में गुप्तकालीन कला पर चर्चा करेंगे और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। यानी इसमें क्या है कि गुप्तकालीन कला है, वहां गुप्तकालीन कला से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीछे के वर्षों में कैसे पूछे गए हैं, उसके आधार पे हम यहां आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये क्लास हमारी डिटेल्ड स्टडी की रहेगी। मैं यहाँ बता दूं आपको कि ये हमारी ऐप पे भी है और ये पहली क्लास हम यूट्यूब पे भी लाइव कर रहे हैं साथ में। और इसमें क्या है कि जैसे ही हम हमारा जैसे एक टॉपिक है पहला गुप्तकालीन कला व साहित्य, जैसे ही गुप्तकालीन कला और साहित्य है हमारा टॉपिक होगा, तो उसके बाद टेलीग्राम पे हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे इसके, वो आप अच्छी तरह से करें। और साथ में ही जो हमारे ऐप के अभ्यर्थी है उनको एक टेस्ट भी डाल देंगे गुप्तकालीन कला। यानी जैसे ही एक यूनिट यानी एक टॉपिक पूरा होगा गुप्तकालीन कला व साहित्य का, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस का एक क्या है कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट डाल दिया जाएगा, आप उसे करके देख सकते हैं। उसकी व्याख्या है वो आपको क्लासेज में मिलेगी। अगर क्लासेज आपने लगा रखी है तो निश्चित तौर पे आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे और पूरी संभावना ये रहेगी कि वहां से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं गुप्तकालीन कला से संबंधित, स्कूल व्याख्या तक की बात नहीं है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा में आए हो, चाहे कहीं भी इतिहास की परीक्षाएं हुई है जहां गुप्तकालीन कला और साहित्य के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम समाहित करेंगे और अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी साथियों का स्वागत है अपनी इस क्लास में और अपने इस को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि गुप्तकालीन कला में क्या था ये। हाँ जी, अभी अपने आज की क्लास में देखते हैं कि गुप्तकालीन कला। अब देखिए जो गुप्तकालीन कला है साथियों, इस गुप्तकालीन कला को हम क्या है कि समझने की दृष्टि से, समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको समझने के लिए हम इसे 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं मोटे तौर पर। कि गुप्तकालीन जो कला है हमारी, इसको हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। अब 3 भागों की हम चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ साथ में उन पे विस्तार से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। नंबर 1 तो क्या रहेगा, नंबर 1 मंदिर निर्माण कला। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है मित्रों कि मंदिर निर्माण कला है या इसको स्थापत्य कह देते हैं ना, जो मंदिर निर्माण कला गुप्त काल में विकसित हुई, इस पे बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा संभावना इसी पे रहती है। इसके बाद में हम बात करेंगे ये कौन सी कला पे बात करेंगे, इसके बाद हम मूर्ति कला की बात करेंगे। यानी मूर्तियों का क्या है निर्माण इस समय प्रारंभ हुआ है, कौन कौन सी मूर्तियां बनी, कौन सी प्रसिद्ध है। हालांकि छोटा सा पोर्शन ये रहता है, पर यहां से क्वेश्चन है वो बार बार आता है जो यहाँ इस काल की मूर्तियां रही है। इसके बाद में साथियों हम चित्रकला की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, चित्रकला की। तो अजंता व बोध की जो गुफाएं हैं, इसमें जो चित्रकारी हुई है मुख्यतः गुप्त काल से संबंधित है, उस पर विशेष चर्चा अपने इस पोर्शन में करेंगे। यानी मेनली क्या है कि ये 3 चीजें हम लेंगे। हालांकि हम गुहा मंदिर की भी बात करेंगे, मंदिर में गुहा स्थापत्य अलग से हो जाता है, बौद्ध गुहा मंदिर और क्या है कि ब्राह्मण गुहा मंदिर, ये अलग अलग होती हैं, पर उनकी मैं इसके साथ ही व्याख्या करूंगा। ऐसे ही हम क्या कि स्तूप की भी बात करेंगे। एक विशेष स्तूप है जो क्या है गुप्त काल का माना जाता है, अधिकांश विद्वान मानते हैं। हालांकि इतिहास में उसको लेकर मतभेद है, पर उस पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं उस स्तूप की बात भी मैं करूंगा। इनके अलावा तो इनको एक एक करके अपने आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं साथियों, सबसे पहले हम नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं मंदिर निर्माण कला।
अब देखिए मंदिर निर्माण कला है, इस मंदिर निर्माण कला में पहले थोड़ी बेसिक बात है, फिर एक एक मंदिर पे जो क्वेश्चन आते हैं, मुख्यतः मेनली क्या है कि एक मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है यहाँ का, जिस पे बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, अपने देखेंगे चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा उनके। पहले मंदिर निर्माण कला पे क्या क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एक तो यहाँ ये ध्यान रखना है मित्रों कि गुप्त काल के प्रारंभ में जो मंदिर बनते थे वो ऊंचे चबूतरे पे बनते थे, ईंटों और पत्थरों से बनते थे, अकेली ईंट नहीं होती थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा आगे कि केवल ईंटों से बनी मंदिर, वो बात करेंगे अपने। यहां ईंटों के साथ पत्थरों का प्रयोग होता था और छतें उनकी सपाट होती थी, सपाट छत होती थी। ये गुप्त काल के प्रारंभ की बात है। यानी मंदिर क्या है, मंदिर किस तरह से बना हुआ है कि जैसे क्या है कि यहाँ कोई चबूतरा बना हुआ है, इस चबूतरे पे मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर की छत क्या है, ये छत है, ये छत सपाट होती थी। ये कब की बात है, ये गुप्त काल के प्रारंभ की बात है, चबूतरे पे बना होता था। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि यहाँ इस तरह से सीढ़ियां होती थी चढ़ने के लिए, ऊपर ऊपर इस पे चढ़ने के लिए क्या है, सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियां चढ़ने के लिए होती थी, चबूतरे पे बना होता था। और क्या है कि इसमें किसका प्रयोग होता था, ईंटों व पाषाण का प्रयोग होता था प्रारंभिक गुप्त काल में। ये तरीका था प्रारंभिक गुप्त काल में। क्या था, ये चीजें हम अगर नोट करें तो हम ये लिखेंगे एक नंबर, सबसे पहले तो ये लिखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट भी है कि मंदिर निर्माण कला का उद्भव गुप्त काल में हुआ। यानी मंदिर बनने की जो कला है ना, निर्माण कला का उद्भव, ये उद्भव गुप्त काल में ही होता है। मंदिर निर्माण कला का उद्भव गुप्त काल में हुआ, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अब देखिए मंदिर निर्माण कला है, इस मंदिर निर्माण कला की 3 शैलियां थी। कितनी शैलियां थी, 3 शैलियां। अब ये 3 जो शैलियां हैं मित्रों, इन 3 शैलियां कौन कौन सी थी उनको हम देखें तो एक तो कौन सी थी, नागर शैली, नागर शैली। एक थी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, और एक थी बेसर शैली, बेसर शैली। अब देखिए नागर शैली है, ये कहां थी, उत्तर भारत में प्रचलित थी। और अपने को पता है कि गुप्त साम्राज्य था, ये कहां था, उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली थी, ये कहां थी, ये दक्षिण भारत में थी। और हमारी क्या है, दक्षिण भारत में क्या था कि दक्षिण भारत से ज्यादा यहाँ का कनेक्शन नहीं था। और यहाँ अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों कि जो हमारा इसमें इन दोनों का मिश्रित रूप था, यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली है, इसका मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता था। पहले तो ये 3 शैलियां बेसिक सी बात है, ये अपने को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें कि गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर नागर शैली में बने। गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर नागर शैली में बने, ये अपने ध्यान रख लेंगे, शैली में बने। हालांकि ये क्या है मित्रों कि ये सामान्य क्वेश्चन है, क्या चीज है, ये सामान्य क्वेश्चन है, पर अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए नागर शैली का ही एक था पंचायतन रूप, जिसको पंचायतन शैली कहते हैं। यानी क्या कि चारों कोनों में 4 छोटे छोटे मंदिर होते थे, बीच में एक मुख्य होता था, पंचायतन शैली में।
तो इस नागर शैली में क्या है, इस नागर शैली में पहला मंदिर क्या है, पहला मंदिर बना वो नागर शैली का, और नागर शैली की पंचायतन शैली का पहला मंदिर है, पंचायतन शैली का पहला मंदिर ये हमारा देवगढ़ दशावतार मंदिर है। और अपनी यहाँ देवगढ़ दशावतार मंदिर है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और इस पे बहुत से क्वेश्चन रहेंगे। देवगढ़ दशावतार मंदिर है, इस पे बहुत से क्वेश्चन रहेंगे। ये सामान्य सी चर्चा अपने इस पे एक बार कर रहे हैं। जैसे ये मंदिर है, इसकी व्याख्या अपने करेंगे। आगे जैसे अलग अलग मंदिर आएंगे, ये सभी मंदिर है, ये अपने देखेंगे, इन पे बातें करेंगे। ठीक है, एक बार अपने बेसिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक पे ये नागर शैली में बना था, पहला मंदिर इस काल का है, एक बात। दूसरा ध्यान रखना है कि गुप्त काल के सर्वाधिक मंदिर कहां मिले हमें? गुप्त काल के जो सर्वाधिक मंदिर है ये मध्य प्रदेश में मिले हैं। सर्वाधिक मंदिर, ये सर्वाधिक मंदिर हमें कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में बने हैं। ये अपने को ध्यान रखना है कि गुप्त काल में सबसे अधिक मंदिर अपने को यहां से मिले। ठीक है साथियों, इसके बाद जो बेसिक बात अपने कर रहे थे, स्टार्टिंग वाली पहली वाली, कि इसमें क्या था कि प्रारंभ में क्या थी कि छत सपाट रखी जाती थी, बाद में धीरे धीरे उस पर शिखर का निर्माण होने लगा, गर्भगृह का निर्माण होने लगा, यानी बाद में अलंकृत मंदिर बनाए जाने लगे। प्रारंभ में अलंकृत मंदिर नहीं थे, सामान्य सीधे और सिंपल मंदिर थे प्रारंभ में गुप्त काल में। तो इसको भी थोड़ा सा हम लिख देते हैं। गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिर, गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों में सपाट छत, चबूतरी पर मंदिर का निर्माण, चबूतरी पर मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, ठीक है। और सामान्यतः पत्थरों व ईंटों का प्रयोग होता था। केवल ईंटों वाले मंदिर दो हैं, वो पूछे जाएंगे, वो अपनी बात करेंगे बाद में का प्रयोग। ये इस कला की विशेषता थी, पहले प्रारंभिक बात है। अब इस काल के जो प्रमुख मंदिर है, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों को हम देखते हैं। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, अब यहां अपने को यह ध्यान रखना है साथियों कि गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है, इनमें सर्व प्रमुख मंदिर, इस मंदिर को क्या करेंगे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देंगे। क्या है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगा देंगे। ये सर्व प्रमुख मंदिर है और इस मंदिर से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं, बाकी सिंपल मंदिर है ज्यादातर। हालांकि हर एक के अपने अपने क्वेश्चन बनेंगे, अपनी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर सबसे अधिक अगर गुप्त काल में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है तो वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर की रहती है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये आपके सामने है, कहाँ? ललितपुर जिला यूपी में है ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, ये इसका जिला है, एक तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि बहुत सी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा देवगढ़ दशावतार मंदिर झांसी, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि झांसी के निकट है, जबकि जिला कौन सा है? जिला है वो ललितपुर है उत्तर प्रदेश में। इसमें कोई भी किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं रखना है मित्रों। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहां देखो, इस पे बहुत से अधिक क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1,
देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह प्राचीनतम मंदिर है जो नागर शैली, अब नागर शैली के साथ में अपनी बात की है, कौन सी शैली की, वह पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन शैली में बना है। अब देखिए यहां मित्रों, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि नागर शैली का भारत का पहला मंदिर अथवा पंचायतन शैली में बना भारत का पहला मंदिर कौन सा है, ये देवगढ़ दशावतार का मंदिर है। पर यहां एक चीज गौर करेंगे, अपने से ये पूछा जाए कि गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर कौन सा था, या गुप्त काल का सबसे पुराना मंदिर कौन सा था, या गुप्त काल का पहला मंदिर कौन सा था, तो वो हमारा दशावतार मंदिर नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बात की है कि गुप्त काल में जो पहले मंदिर बने ना, वो छत उनकी सपाट होती थी, उनपे शिखर नहीं होते थे। ये शिखर का संभवतः पहला प्रयोग है, पहली बार शिखर का प्रयोग होता है वो इसी में होता है। भारत में किसी भी मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग किस में हुआ, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में हुआ। ठीक है, तो ये क्या है कि बीच में बना है, पहले तो सांची का मंदिर है सबसे पहले, पर उनकी छत कैसी थी, सपाट थी, प्रारंभिक मंदिर थे। प्रारंभिक पूछा जाए, अपने से ये पूछा जाए कि प्राचीनतम मंदिर जो नागर शैली और पंचायतन में बना है, तो वो ये है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि यह भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, ये अपने को ध्यान रखना है। यह किसको समर्पित है, यह विष्णु को समर्पित है। ज्यादातर मंदिर है ये विष्णु को समर्पित हैं, इस काल में विष्णु और शिव के मंदिर बने हैं, यह विष्णु को समर्पित हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। क्या है कि जो हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, अब देखिए प्राचीनतम मंदिर हो गया, पहली बार शिखर का प्रयोग हो गया, विष्णु को समर्पित ये मंदिर हमारा हो गया, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्त काल में लगभग क्या है 575 ईस्वी में बनता है ना। तो इसमें विष्णु की मूर्ति क्या है, विष्णु की मूर्ति ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ऐसे कि इसमें स्थापित विष्णु की मूर्ति में विष्णु को शेषशय्या पर विराजमान दिखाया गया है, विराजमान दिखाया गया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, दिखाया गया है, इस पे अपने गौर करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक साथी कह रहे हैं वीडियो चल नहीं रही, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे चल रही है या नहीं चल रही। मेरे हिसाब से तो चल रही है, सही तरीके से चल रही है, फटाफट से कमेंट कर देंगे, है ना। फिर हम अगले मंदिर की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला हमारा मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर। अब तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, ये एमपी यूपी गलत है, ये क्या है जबलपुर एमपी में, कहां पे है, एमपी मध्य प्रदेश में, ये अपने को देखना है। अब देखिए ये क्या है, छत बिल्कुल सपाट है, ये पहले का मंदिर है हम कहें तो। तिगवा का जो मंदिर है, इस तिगवा के मंदिर की विशेष बात यह है कि इस जो तिगवा का विष्णु मंदिर है, इसमें एक शिव की मूर्ति भी स्थापित की गई है। यहां देखिए, ये आप देखिए कि यहाँ
ये पुल है, इनको उत्कीर्णित किया गया है। पुल है, इन पे उत्कीर्णित किया गया है। यहाँ सिंह और गज की मूर्तियां भी दिखाई गई हैं इस पे। और यहाँ क्या है, गंगा। ये ध्यान रखेंगे कि गुप्त काल में आगे मूर्तियों की बात करेंगे हम, तो देखेंगे कि गुप्त काल में पहली बार गंगा और ये माना की मूर्तियों का प्रयोग है, वो पहली बार कहाँ होता है, गुप्त काल में होता है। तो ये तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके मुख्य द्वार पर गंगा व यमुना की मूर्ति है। ये तो देखिए सामान्यतः सभी की विशेषता थी, लगभग सभी मंदिर हैं इनमें गंगा व यमुना मूर्तियां हैं, ये स्थापित की गई हैं। इसमें क्या है, स्तंभों को उत्कीर्णित किया गया है। ये क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं जाएंगे, जिन पे पूछे नहीं जाएंगे वो ज्यादा अपने नहीं करेंगे। अपने यहाँ तो ये पूछा जा सकता है कि तिगवा का विष्णु मंदिर है कहाँ, ठीक है, क्योंकि देवगढ़ के दशावतार मंदिर पे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी एक एक अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, उन पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अगला देखेंगे। अगला है एरन का विष्णु मंदिर। ये एरन का विष्णु मंदिर कहाँ है, सागर मध्य प्रदेश में है। और एरन का विष्णु मंदिर है, ये इस तरह का है, छत इसकी विस्फाट है, दिख रही है ना, हमें छत है, इसमें विष्णु की खड़ी अवस्था में मूर्ति है। ठीक है, एरन का कहां पे है, एरन का मंदिर है, ये भी मध्य प्रदेश में। बस अपनी क्वेश्चन जो ध्यान रखने लायक है वो तो यही है कि मध्य प्रदेश में। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी क्या है कि ये जैसे मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां उत्कीर्णित की गई हैं, यानी यहाँ स्तंभों पर उत्कीर्णन का काम क्या है, प्रारंभ इस काल में भी हो गया था यहाँ पे। हालांकि छतें अभी भी सपाट बनी हुई है, छतें क्या है, सपाट बनी है। और सपाट जो छतें होती थी वो साथियों मुख्यतः किसकी बनी होती थी, ईंटों की बनी हुई होती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमरा का शिव मंदिर, सतना मध्य प्रदेश। अब देखिए इसमें विशेष बात क्या है, ये भूमरा का शिव मंदिर है, ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया है, सपाट छत है। इसमें विशेष बात है कि जो शिव की मूर्ति है ना, ये क्या है, रतन जड़ित मुकुट इसमें शिव की मूर्ति पर दर्शाया गया है। रतन जड़ित मुकुट वाली शिव की मूर्ति कहाँ है, इस मंदिर में है। रतन जड़ित मुकुट वाली शिव की मूर्ति, मुकुट वाली शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। ये विशेष बात है इसकी, इस मंदिर में क्या है, स्थापित है, ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये क्या है, पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये आपके सामने है। इसमें विशेष बात क्या है पार्वती मंदिर में, इसमें एक तो इसका क्या है, इसका जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, इसमें शिव और पार्वती को संगीत वाद्य यंत्रों के साथ इनकी मूर्तियां दर्शाया गया है। संगीत वाद्य यंत्रों के साथ शिव और मूर्तियां, शिव और पार्वती को इसमें मंदिर में दर्शाया गया है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये शिखर बनाने का प्रयास किया गया, बिल्कुल सपाट नहीं है। देखिए वक्राकार शिखर है, ये वक्राकार शिखर है, यहाँ बनाने के प्रयास हुए हैं, तो इसमें वक्राकार शिखर का प्रयोग हुआ है। दो बातें इसमें आप ध्यान रखेंगे। पहला तो ध्यान रखना ही कहां पे है, नचना कुठार पार्वती का मंदिर है, पन्ना मध्य प्रदेश में, केवल मध्य प्रदेश ध्यान रख लीजिए, इतना पर्याप्त है। इसमें शिव व पार्वती की मूर्ति, पार्वती को संगीत वाद्य यंत्रों के साथ दर्शाया गया है, संगीत वाद्य यंत्रों के साथ दर्शाया गया है। एक बात ये ध्यान रख लेंगे। सेकंड, इसमें वक्राकार शिखर का प्रयोग हुआ है, वक्राकार शिखर का प्रयोग
हुआ है। अपनी ये ध्यान रखेंगे साथियों कि वक्राकार शिखर का प्रयोग है, एक तो इसमें होता है और दूसरा किसमें होता है, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में, उनकी भी चर्चा करेंगे अपने आगे, मंदिर में भी वक्राकार शिखर का प्रयोग हुआ है। यानी दो मंदिर है गुप्त काल के ऐसे, एक तो नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर या शिव पार्वती मंदिर है, और एक क्या है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, जो जिनका शिखर क्या है, वक्राकार शिखर है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खोह का शिव मंदिर। अब देखिए खोह का शिव मंदिर है, इस पे विशेष क्वेश्चन नहीं है, इसमें शिव की ये पद्मासन मूर्ति है। यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा इस पे कोई विशेष क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। भीतरगांव का मंदिर है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश। ये अपने को ध्यान रखना है कि ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। एक तो ये ध्यान रखेंगे, भीतरगांव का कानपुर मंदिर है, यह विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। हालांकि इसमें अन्य देवताओं की भी मूर्तियां है, पर यहां अपने को ध्यान रख लेना है कि ये समर्पित किसको है, विष्णु को समर्पित है, नंबर एक ध्यान रखेंगे। दूसरा, यह केवल ईंटों से बना मंदिर है, केवल ईंटों से बना मंदिर है, बना मंदिर है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, केवल ईंटों वाला। और ये भी ध्यान रखना है साथियों कि केवल ईंटों से बने मंदिर हमारे दो हैं। कितने हैं, केवल ईंटों से बने मंदिर हैं, ये हमारे दो हैं। और ये दो कौन कौन से हैं, एक तो हम देख ही रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं, भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर। एक बार और लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, सेकंड कौन सा है, ये दोनों पूछे जाते हैं, सिरपुर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अब देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये छत्तीसगढ़ में है। और जब भी हम बात करते हैं गुप्तकालीन मंदिरों में, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य मंदिर, हालांकि राम जानकी मंदिर की भी बात करेंगे, पर मुख्य मंदिर एक ही है अगर हम बात करें तो वो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। ईंटों से बना, केवल ईंटों से बने दो ही हैं, भीतरगांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। और अपने और देखा था कि केवल वक्राकार शिखर वाले भी दो हैं, एक नचना कुठार का पार्वती मंदिर और दूसरा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। यानी सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में दोनों चीजें कॉमन आ जाती हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, रायपुर छत्तीसगढ़। पहले तो ये ध्यान रखना है कि जगह कौन सी है, इस पे अपने गौर करेंगे, है ना। सेकंड क्या है, सेकंड इस पे ये ध्यान रखेंगे कि यह केवल ईंटों से बना मंदिर है, केवल ईंटों से बना मंदिर है। ये बार बार क्वेश्चन इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी अपने दोनों की बात की है, दोनों की लिख लिया था पहले। और इसका शिखर वक्राकार है, इसका शिखर वक्राकार है। अपनी बात की थी किसके टाइम कि शिखर वक्राकार और किसका है, वक्राकार है। तो शिखर दूसरा वक्राकार है, वो साथियों किसका है, दूसरा शिखर वक्राकार है, वो है हमारा नचना कुठार वाला मंदिर। अगला क्वेश्चन चलेंगे मित्रों, सांची का मंदिर। अब देखिए ये विशेष इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, ये मंदिर है, ये आपको क्या है, दूसरे विद्यार्थियों से बहुत अधिक आगे करेगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना देवगढ़ दशावतार मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर है साथियों, उस पे हर किसी को पता रहता है, उसके फीचर्स, उसके बारे में जानकारी अपने को ये ध्यान रखना है। पर ये मंदिर सांची वाला है, बहुत सी बुक्स वाले तो देते ही नहीं है, और बहुत सी बुक्स वाले देते ही नहीं। तो ये क्या है कि ये इस, हालांकि ये बहुत अच्छा मंदिर है, बच्चा क्यों है, क्योंकि यहाँ कि एक तो ये प्रारंभिक मंदिर है, पहला मंदिर है, छत बिल्कुल सपाट है, छत सपाट है, सपाट ये तो अपनी विशेषता लिख ली थी। तो ये ध्यान रखेंगे, यह गुप्त काल का
काल का प्रारंभिक कह दो, इसको प्राचीन कह दो, इसको कह दो सबसे पहला, ये किसी भी रूप में आए, सबसे पहला मंदिर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेंगे। ये क्या है कि ये आपके लिए विशेष इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब कभी भी इस पे आएंगे ना पहले पहले की, तो हमारे दशावतार मंदिर है वो छप जाता है दिमाग में कि उससे संबंधित सारे फैक्टर्स रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो ये सबसे प्राचीन मंदिर है, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां 17 मंदिरों का समूह है, मंदिरों का समूह है। हालांकि इसका आकार क्या है, छोटा है, ये ध्यान रखेंगे, इसका आकार छोटा है, पर मंदिर इसमें 17 बने हुए हैं, आकार छोटा है। इस पे विशेष गौर करेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तो इस पे ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम जानकी मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़। अब देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दूसरा मंदिर है, ये भी राम जानकी मंदिर है। हालांकि ये मंदिर है, ये क्या है कि अभी थोड़ा आधुनिक रूप इसको दिखाया गया है, पर ये क्या है कि ये भग्नावशेष बन गया था, यानी इसका कोई अवशेष, भग्नावशेष ही बाकी इसके रहे हैं। अभी इसका पुनर्निर्माण हुआ है, जो चित्र दिख रहा है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखेंगे, ये ईंटों से बना हुआ था, ईंटों से बना। अब देखिए यहां ध्यान रखेंगे कि ईंटों से, केवल ईंटों से बने हुए मंदिर तो हमारे दो ही प्रमुख है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा जो है साथियों वह भीतरगांव का मंदिर। इसके अलावा एक पहाड़पुर का मंदिर भी है, जो अभी बांग्लादेश में है। कहां पे, बांग्लादेश में पहाड़पुर का मंदिर, वो भी केवल ईंटों से बना हुआ है। अपनी बात करेंगे लास्ट में जब भी चलेंगे। आगे देखते हैं, दर्रा का शिव मंदिर कोटा राजस्थान। ये दर्रा शिवालय है, कोटा राजस्थान में है। तो ये इसका इतना सा ही ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में है, इसकी कोई विशेष फैक्ट नहीं है, पर गुप्त काल का है इसलिए अपने को लिखना पड़ेगा। लाडखां का मंदिर ये मध्य प्रदेश में है, लाडखां का मंदिर है मध्य प्रदेश में है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में उदयगिरी का विष्णु मंदिर, ये विशेष है, इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार का मंदिर है। ये एक गुहा मंदिर है, गुहा स्थापत्य का उदाहरण है, यह गुहा मंदिर है, ये अपने को ध्यान रखना है, गुहा मंदिर है एक, तो अपने ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण क्या है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या कहते हैं, द्वितीय के मंत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। वीरसेन ने करवाया, ये अपने को ध्यान रखना है। ये हमारे क्या थे, प्रमुख मंदिर थे। यानी अपने क्या है कि अपने बात क्या की थी स्टार्टिंग में, इसमें आप देखें कि हमने बातचीत प्रारंभ की, ये प्रारंभ की गुप्त काल में। गुप्त काल के जो गुप्तकालीन कला है उसमें मंदिर निर्माण कला की बात कर रहे थे। मूर्ति कला और चित्रकला, ये तीन कलाएं हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा स्तूप से भी एक आता है, वो स्तूप पे मैं चर्चा लास्ट में करूंगा, नोट अलग से आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में अपने को यहां ध्यान रखना है कि हमने बात की कि मंदिर निर्माण कला है उद्भव केवल गुप्त काल में होता है। प्रारंभ में छत सपाट थी, पत्थर और ईंटों से बने हुए थे। शैलियां तीन प्रकार की थी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। जबकि हमारे यहाँ उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य शासन था, तो यहाँ क्या है, नागर शैली का क्या हुआ, नागर शैली में ये बने। और नागर शैली में भी पंचायतन, पंचायत नहीं है ये, पंचायतन है। कौन सी है, पंचायतन शैली। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि पंचायतन जो शैली है, इस पंचायतन शैली है,
इसमें क्या है, 5 मंदिर बने होते हैं, चारों कोनों में 4 छोटे छोटे मंदिर, मुख्य मंदिर बिल्कुल बीच में। ये पंचायतन शैली नागर शैली का ही एक भाग है। इसमें सबसे देवगढ़ दशावतार मंदिर बना है। सबसे अधिक मंदिर मध्य प्रदेश में बने हैं। गुप्त काल में प्रारंभिक मंदिरों में पाटचत्र चबूतरे थे और ईंटों पत्थरों से निर्माण था, और ये प्रमुख मंदिर जिनकी हमने चर्चा की है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसके बाद में तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, शिव मंदिर भूमरा का, इसके बाद में हमने नचना कुठार के मंदिर की बात की, हमने खूह के मंदिर की बात की, हमने विष्णु को समर्पित भीतरगाम के मंदिर की बात की, हमने लक्ष्मणपुर की बात की, और सांची विशेष इंपोर्टेंट मंदिर है, इस पे हमने चर्चा की। इसके बाद में राम जानकी मंदिर, और फिर क्या है, दर्रा शिव मंदिर, इनके बाद में लाडका मंदिर, और लास्ट में हमने उदयगिरी का विष्णु मंदिर है, इस पे चर्चा की है साथियों। यहां अपने को विशेष बात ये ध्यान रखनी है साथियों कि मंदिरों में ये प्रमुख मंदिर रहते हैं। अब जो दूसरी कला आती है मूर्ति कला, और मूर्ति कला है, इसमें अपने को यह ध्यान रखना है कि गुप्त काल में दूसरी कला किस पे बात करेंगे, हम मूर्ति कला पे बात करेंगे। और ये जो मूर्ति कला है मित्रों, ये मूर्ति कला क्या है कि एक तो ध्यान रखेंगे मथुरा शैली से विशेष रूप से प्रभावित थी। कौन सी? ये ध्यान रखेंगे कि मथुरा शैली से विशेष रूप से प्रभावित, शैली से विशेष रूप से प्रभावित, ये शैली थी, एक बात। दूसरा, यहां जो मूर्तियां हैं ज्यादातर पत्थरों की बनी है। किसकी बनी है? ज्यादातर पत्थरों की। पर पत्थर कौन से? लाल बलुआ पत्थरों से। अधिकांश मूर्तियां क्या बनी है? हालांकि अपने यहां देखेंगे कि कुछ तांबे की, कांसे की मूर्तियां भी बनी हैं। अधिकांश मूर्तियां जो हैं, ये अधिकांश मूर्तियां क्या बनती हैं साथियों? अधिकांश मूर्तियां लाल बलुए पत्थर से निर्मित थी, ये ध्यान रखना। और गंगा यमुना मूर्तियों का पहली बार उद्भव, कौन सी मूर्तियों का? गंगा यमुना मूर्तियों का पहली बार उद्भव। हालांकि देखिए अपने लास्ट में बात करेंगे कि यहां गुप्तकालीन कला के 3 केंद्र थे। कौन कौन से थे उनकी बात करेंगे। जो गुप्त काल है, इसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, किसने कहा, ये ध्यान रखेंगे। गुप्त काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा, ये भी हम बात करेंगे लास्ट में। यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि मूर्ति कला है, मथुरा शैली से प्रभावित है, लाल बलुआ पत्थर से विशेष रूप से निर्मित है। इसके अलावा क्या है साथियों कि इसमें यहां की जो मूर्ति हैं, गंगा यमुना की मूर्तियां पहली बार गुप्त काल में बनी, पहली बार गुप्त काल में बनी। अब देखिए हालांकि आगे भी कह कि जैसे एक मुखी शिव है, चतुर्मुखी शिव है, या अर्धनारीश्वर रूप है शिव का, ये भी सबसे पहले किस काल में आता है? गुप्त काल में आता है। ये लास्ट में सारांश में लिखेंगे, हम यहां इतना ही जिक्र करेंगे एक बार। पहले हम मूर्तियों को देखते हैं क्योंकि मूर्तियों से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो इन मूर्तियों को देखते हैं। देखिए पहली तो सारनाथ की पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति। अब देखिए ये सारनाथ में पद्मासन में बैठे हैं कौन? महात्मा बुद्ध, और इनकी मूर्ति है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पद्मासन में बैठे बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है। ये पद्मासन में बैठे बुद्ध की मूर्ति है, ये हमें सारनाथ से प्राप्त हुई है। सारनाथ में ये मूर्ति है, ये हमें क्या मिलती है साथियों? ये मिलती हैं, ये अपने को ध्यान कर रखना है, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है साथियों, इसके साथ में अपने और आगे किस पे बात करें कि ये जो सारनाथ की मूर्ति है, ये मूर्ति अभी अपने क्या है
कि सारनाथ की मूर्ति सफेद पत्थर है, इस सफेद पत्थर से, पाषाण से निर्मित है। हालांकि इसमें लाल बलुआ पत्थर मुख्यतः प्रयोग हुआ है, पर इसमें सफेद पाषाण का प्रयोग हुआ है। ये देखिए, ये क्या है, मथुरा से प्राप्त खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति। यह सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती है, सबसे सुंदर बुद्ध की मूर्ति, सुंदर बुद्ध की मूर्ति है, ये मानी जाती है। कौन सी? हालांकि क्या है कि आगे अपने देखेंगे सुल्तानगंज से इनकी क्या है, तांबे की मूर्ति प्राप्त होती है। तांबे पर ये पत्थर से बनी हुई, क्योंकि सबसे सुंदर बुद्ध की पाषाण मूर्ति, ऐसे कहें तो ज्यादा सही रहेगा। पाषाण मूर्ति है, यानी बुद्ध खड़ी हुई अवस्था में है। देखिए आपके सामने ये चित्र है, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि खड़े बुद्ध की मूर्ति, बैठे बुद्ध की मूर्ति कहां से मिल रही है? सारनाथ से मिल रही है। खड़े बुद्ध की मूर्ति कहां से मिल रही है? खड़े बुद्ध की मूर्ति मिल रही है वो मथुरा से मिल रही है। ये ध्यान रखना है कि कहां से मिल रही है, मथुरा से मिल रही है। इस जगह का ही अपने को ध्यान रखना है। आगे सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति 7.5 फीट ऊंची। ये देखिए 7.5 फीट ऊंची है। सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर बिहार में। भागलपुर बिहार में सुल्तानगंज है और यहां से 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति। ये क्वेश्चन बार बार आता है साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। इस पे हमें बुद्ध की तांबे की मूर्ति है, ये हमें यहां से तांबे की मूर्ति मिलती है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इसको नोट कर लेना है, इसको इंपोर्टेंट भी लगा देना है। सुल्तानगंज वाली बहुत अधिक पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन, मनकुंवर प्रयागराज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा। अब देखिए यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि बुद्ध की एकमात्र मूर्ति जिस पर कुषाण काल का प्रभाव है, बनी तो कब है? गुप्त काल में बनी है, पर कुषाण काल का प्रभाव है। यहां ये ध्यान रखेंगे कि जैसे बुद्ध क्या है कि यहां बहुत कम वस्त्र इनके दिखाए गए हैं, और कुषाण काल की क्या विशेषता थी कि वहां नग्न अवस्था में मूर्तियों को दिखाया जाता था, जबकि गुप्त काल में आकर ये परिवर्तित बड़ा ही सभ्य तरीके से कहे कि वस्त्र सहित मूर्तियों को दिखाया जाने लगा। अपने से ये अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त काल में बनी बुद्ध की एकमात्र मूर्ति जिस पे कुषाण काल का प्रभाव है तो वो कौन सी है? तो वो ये हमारे सामने मूर्ति है, मनकुंवर की मूर्ति। इसको आप पर लिख लेंगे, मनकुंवर प्रयागराज यूपी से मिला है। इसे कैसे लिखेंगे? यह गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की एकमात्र मूर्ति है, जिस पर कुषाण काल का प्रभाव है। कुषाण काल का प्रभाव है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। एकमात्र मूर्ति जिस पे किसका प्रभाव है? कुषाण काल का प्रभाव है। अगला देखेंगे, उदयगिरी से प्राप्त वराह की मूर्ति। अब देखिए उदयगिरी से प्राप्त है, उदयगिरी गुहा मंदिर है, यहां से भगवान विष्णु की प्राप्त मूर्ति है, उदयगिरी गुहा मंदिर से। ठीक है, अब देखिए पहले वाली 3-4 मूर्तियां ही इंपोर्टेंट रहती है, ये ध्यान रखना है। एरन से प्राप्त वराह की मूर्ति आप ये देख लीजिए कि एरन मंदिर है, मंदिर ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ के। करमदंडा से प्राप्त चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति। अब देखिए चतुर्मुखी शिवलिंग में यहाँ एक चीज है, करमदंडा से चतुर्मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। एक तो ये ध्यान रखना है, एक यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक मुखी शिव, कौन सा शिव? एक मुखी शिव। और कौन सा? चतुर्मुखी शिव।
और कौन सा, अर्धनारीश्वर शिव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप नोट कीजिएगा, इंपोर्टेंट लगाइएगा। अर्धनारीश्वर शिव का रूप, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों गुप्त काल की देन है, यानी गुप्त काल की देन है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, किसकी देन है, गुप्त काल की देन है, तीनों की तीनों। इस पर गौर करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। यहां क्या है कि यहां विशेष ध्यान रखेंगे कि गुप्त काल में क्या हो रहा है। लास्ट में सारांश में मैं लिखवाऊंगा, आपको बार बार लिखवाऊंगा, कारण कि वहां से क्वेश्चन आएंगे कि गुप्त काल में मूर्ति मंदिर निर्माण कला का सबसे पहले उद्भव हुआ। गुप्त काल में सबसे पहले क्या है, शिखर वाले मंदिर बनने लगे। गुप्त काल में गंगा यमुना की मूर्तियां सबसे पहले बनी। गुप्त काल में एक मुखी शिव की मूर्ति सबसे पहले बनी। गुप्त काल में चतुर्मुखी शिव की मूर्ति सबसे पहले में बनी। और गुप्त काल में शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो सबसे पहले जो प्रकट हुआ, जो दर्शाया गया, वो गुप्त काल में दर्शाया गया, उससे पहले नहीं दर्शाया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों, इस पे गौर करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, भूमरा व खूह से प्राप्त एक मुखी। अब देखिए, चतुर्मुखी के अलावा एक मुखी शिव कहां से प्राप्त हुआ है, करमनंदा से क्या है, चतुर्मुखी है, और भूमरा और घो से एक मुखी शिव है। ये अपने ध्यान रखेंगे। देवगढ़ से प्राप्त, ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर से प्राप्त है। ये दशावतार मंदिर में अपने चर्चा कर ली है डिटेल से, तो यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे। अनंतसाई मूर्ति यानी शेष शया पर सोए हुए मूर्ति। मथुरा से प्राप्त वराह की मूर्ति, मथुरा यूपी से प्राप्त क्या है कि मथुरा की मूर्ति है, यहाँ से इस काल की क्या है कि चर्चित है। इसमें क्या है कि ये आपको किस लिए लिखा है मैंने, इनके वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इनके नाम ध्यान रखने हैं कि निम्न में से कौन सी गुप्त काल की मूर्ति है, कौन सी नहीं है। 1 2 3 4 लिखे होंगे नाम, 1 2 है, 1 2 3 है। इस तरह के क्वेश्चन जब बनेंगे ना, तब ये काम आएंगे, बाकी वैसे काम नहीं आएंगे। इसलिए अपने को ध्यान होना चाहिए कि ये जो मूर्तियां हैं ये कब की बनी है, ये गुप्त काल की बनी हुई है। उदयगिरी से प्राप्त महिषासुर का वध करती माँ दुर्गा की मूर्ति, तो ये भी गुप्त काल की मूर्ति है। अब देखिए, यहां इसके बाद में हम इस पे किस पे आएंगे, तीसरे पोर्शन चित्रकला पे। तीसरा पोर्शन कौन सा है, चित्रकला का है। और चित्रकला की हम बात करेंगे तो तीसरा पोर्शन देखते हैं, जो हमारा क्या है कि इस कला में आता है तीसरा, चित्रकला। अब देखिए, चित्रकला में क्या है, इस काल में एक तो ध्यान रखेंगे, चित्रकला का मुख्य विषय, इस समय मुख्य विषय क्या था, एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस चित्रकला का अन्य नाम, यानी इस चित्रकला को किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो मुख्य विषय क्या था, यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि चित्रकला का मुख्य विषय आध्यात्म से संबंधित था, आध्यात्म से संबंधित था। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, कैसे संबंधित था, आध्यात्म से संबंधित था, इस पे ध्यान रखना है। और इसको क्या है, रेखाओं से प्रधान चित्रकला कहा जाता है। रेखाओं का अधिक प्रयोग हुआ है, रेखाओं से प्रधान या रेखा प्रधान चित्रकला इस काल की चित्रकला को कहते हैं। और अपने को एक चीज और ध्यान रख लेनी है साथियों कि एक स्थान है वेदसा। वेदसा से गुप्त काल के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अपने से पूछा जाए कि गुप्त काल के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र कहां से मिले हैं, तो वेदसा से मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। ठीक है, तो ये पहली बात तो कि चित्रकला का मुख्य विषय अध्यात्म से संबंधित था।
अन्य नाम रेखाओं से प्रधान चित्रकला कहा जाता है। वेधसा से गुप्त काल के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र मिलते हैं। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि वात्स्यायन की एक रचना है कामसूत्र, और उस कामसूत्र रचना में क्या किया गया है, 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है, और उन 64 कलाओं में चित्रकला को चौथा नंबर दिया गया है। चौथे स्थान पर किसको रखा गया है, चित्रकला को रखा गया है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये भी अपने लिख देंगे कि वात्स्यायन की रचना, कौन सी रचना है, कामसूत्र। कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कलाओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें चौथे स्थान पर चित्रकला का उल्लेख हुआ है, यानी 64 कलाओं में चौथे नंबर पर चित्रकला का उल्लेख हुआ है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है। तो ये चौथे स्थान पर कौन सी कला का उल्लेख होता है, चित्रकला का उल्लेख होता है। अब इस चित्रकला पर हम बात करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं चित्रकला। अब देखिए गुप्त काल की जो चित्रकला है ना, ये गुप्त काल की चित्रकला मुख्यतः दो चीजों पर केंद्रित है। यहां चित्रकला है, चित्रकला ये दो चीजों पर केंद्रित है, और ये दो चीजें है क्या, एक तो अजंता की गुफाओं के चित्र, ठीक है। एक तो कौन सी गुफा है, अजंता की गुफाओं के चित्र है, और सेकंड कौन सा है, बाघ की गुफाओं के चित्र। गुफाओं के चित्र। अब यहां मित्रों इन पे क्वेश्चन आता है अक्सर, इस पे हम गौर करेंगे। पहले मोटे तौर पर सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि अजंताओं के गुफाओं के चित्र हैं, इनका विषय क्या है, ठीक है। इनका जिला यानी स्थान, ये अपने को ध्यान रखना है, और इनकी संख्या कितनी है। फिर क्या है कि हम बात करेंगे एक एक करके, यानी यहां क्या आ गया, यहां आ गया विषय, इसके बाद में जिला, इसके बाद में संख्या। एक चीज आप और लिख देंगे, और वो अपने यहां लिख देंगे खोज, कि खोज किसने की, इसकी खोज किसने की है, और इसकी खोज किसने की है, ठीक है। ये सामान्य सी चीजें हम पहले देख लेते हैं, एक एक करके इन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो मित्रों कि खोज अजंता की गुफाओं की 1819 ईस्वी में की गई। इसे क्या है कि विलियम एरिक्सन
और जॉन स्मिथ नाम के मद्रास के दो सैनिक थे, उन्होंने इसको खोजा। किसने? विलियम एरिक्सन व जॉन स्मिथ द्वारा। ये कौन है? दोनों मद्रास रेजिडेंट के सैनिक थे, मद्रास के सैनिक थे, इन्होंने इसको खोजा। ठीक है, विषय क्या है? धार्मिक है, यानी यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। औरंगाबाद जिला है, कहां पे? औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र में, यहां पर ये है। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है, यहां पे है। इसके बाद में इनकी संख्या 29 थी। अब 29 तो थी, पर गुप्त काल की केवल 3 ही है, 16, 17 और 19। 19 के भी अधिक प्रमाण नहीं मिलते। 16, 17 और 19 गुप्त काल की 3 ही है। 19 टोटल संख्या थी, और इसमें गुप्त काल की कौन सी है? गुप्त काल की ये साथियों है 16, 17 व 19 नंबर गुफाओं के चित्र हैं, ये गुप्त काल के हैं। ठीक है, इधर हम देखें तो इनका विषय है लौकिक, यानी आम जनता से संबंधित, लोगों से संबंधित। जिला कौन सा है? धार, यानी हालांकि धार मध्य प्रदेश, हालांकि ये क्या है? ग्वालियर के निकट है। कहां पे है? ग्वालियर के निकट। निकट तो ग्वालियर के हैं, पर जिला कौन सा है? धार है, क्योंकि कहीं आपको क्या है कि ग्वालियर लिखा है कि ग्वालियर के निकट और सीधा जिला नहीं दर्शाया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने अब लिख दिया है कि ग्वालियर के निकट। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 9। और इसमें जो 4 और 5 नंबर की गुफा है, ये विशेष रूप से क्या है? चित्र सर्वाधिक चित्रित है, इनको रंग महल भी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। पहला तो इसको आप आराम से देखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वो इनकी गुफाओं से संबंधित है, गुफाओं की हम चर्चा करेंगे। गुफाओं में मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, उन पे देखना है कि ये देखिए, ये 16वीं गुफा, 16वीं गुफा किसकी है? 16वीं गुफा है, ये है अजंता, अजंता की 16वीं गुफा है। और इस अजंता की जो 16वीं गुफा है, इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र, ये 16वीं गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। 16वीं गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मरणासन राजकुमारी। ये जैसे मरने वाली एक राजकुमारी है, और इसको क्या है? चारों ओर से परिवार के लोगों ने घेर रखा है ना? तो ये मरणासन राजकुमारी का चित्र 16वीं गुफा का है, गुप्त काल का है। और अपने से पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्र है वो अजंता की गुफाओं में क्या है? मरणासन राजकुमारी का ही है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले आप एक चीज वो नोट कर लीजिएगा कि जैसे ये है हमारी, तो यहां हम बात करें कि अजंता की गुफाओं को, अजंता की गुफाओं को 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। विश्व धरोहर सूची में क्या किया? सम्मिलित किया। कब किया? 1983 में किया, अजंता की गुफाओं को, ये ध्यान रखना है, अलग से नोट करना है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 17वीं गुफा।
17वीं गुफा है, इसमें अपने को एक विशेष ध्यान रखना है, विशेष ये ध्यान रखना है कि इसमें सर्वाधिक चित्र बने। क्या बने हैं? सर्वाधिक चित्र बने। अब सर्वाधिक चित्र बने इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका उपनाम है चित्रशाला। इसको क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सी? 17वीं गुफा जो गुप्त काल की है। अब यहां किसके चित्र बने हैं? यहां बुद्ध के जन्म के चित्र है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण यानी घर छोड़ना, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये यानी बुद्ध से संबंधित ज्यादा चित्र है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए भित्ति चित्र है, इसमें अलग अलग ये चित्र बने हुए हैं, अलग अलग स्थितियां इसमें दर्शाई गई हैं। तो इसमें क्या है? सर्वाधिक चित्र बने हैं, इसलिए इसको क्या है? चित्रशाला कहा जाता है, एक बात। दूसरा, बुद्ध से संबंधित सबसे अधिक चित्र किसमें बने हैं? 17वीं में। सबसे अधिक सीधे चित्र किसमें बने हैं? 17वीं में। और यहां ध्यान रखना है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र, अगर अपने ये क्वेश्चन आ जाए कि 17वीं गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो वह है माता और शिशु का चित्र। किसका है? माता और शिशु का चित्र। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है। यहां लिख लीजिए, 17वीं गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र तो ये 17वीं गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है माता शिशु का चित्र। ठीक है, माता शिशु का चित्र। यहां अपने को ये ध्यान रखना है। साथ में अपने को क्या ध्यान रखना है साथियों? साथ में ये ध्यान रखना है कि इसमें, इस गुफा में बुद्ध के, इस गुफा में बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण व महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्र बने हैं, से संबंधित चित्र बने हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है साथियों, 16वीं और 17वीं है, ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। हालांकि 19वीं भी है, पर 19वीं के चित्र गुप्त काल के अभी उपलब्ध नहीं है, यानी अभी चित्र 19वीं में उपलब्ध नहीं है। ये देखिए 19वीं गुफा, इसके चित्र अभी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो दीवारें दिख रही है, इसकी दीवारों पे चित्र तो बने हुए, पर ये दीवारें घिस गई हैं। तो इनके दीवारों के घिसे हुए, यहां से तो स्पष्ट दिख रहा है ना आपको कि ये घिसी हुई दीवारें हैं और इन पे स्पष्ट चित्र दिखाई नहीं देते, ये अपने को ध्यान रखना है। ये इस पे गौर आप करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहां ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर हम आगे चित्र देखते हैं, बाघ की गुफाओं के चित्र हैं, वो उस पे हम बात करते हैं। इसके बाद में देखिए यहां एक चीज और आप इस 17वीं में एक चीज और लिख लीजिए। 17वीं में क्या है कि इसको राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। 17वीं गुफा को राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बाघ की गुफा। कौन सी गुफा है? बाघ की गुफा के चित्र है। तो यहां अपने बाघ की गुफा के चित्र, इन पे बात करते हैं। इन पे हमने पहले तो बात कर ली है
एक तो कि इनकी क्या है, संख्या 9 है, पहले लिख लिया हमने। अब एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, जो लेट आए हैं अभ्यर्थी कि बाघ की गुफाएं हैं, इनकी खोज हमने नहीं लिखी थी ना, इसकी खोज तो लिख दी। इसकी खोज है ये 1818 ईस्वी में कौन करते हैं, डेंजरफील्ड करते हैं। डेंजरफील्ड है, इन्होंने इसकी खोज की। इसका विषय लौकिक है, धार जिले मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट है। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 9। कितनी संख्या है, 9 है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है। अब इसमें एक एक चीज और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये किस नदी के किनारे, तो ये नदी है, ये भागोरा नदी है, भागोरा नदी के किनारे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये बाघ की गुफाएं, ये आपको याद ही रह जाएगी कि इस बाघ की गुफाओं की नदी कौन सी है। इन बाघ की गुफाओं की नदी है, ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा है, इसकी सहायक नदी है बाघिन या बागन बोलते हैं, ये यहाँ की नदी है, ठीक है। अब अपने इस पे बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं। अब देखिए इनकी कुल संख्या तो 9 है। कुल संख्या तो कितनी है हमने लिखी है पहले कि कुल संख्या तो 9 है, ये गुप्त काल में बनी हुई है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसमें गुफा नंबर, ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 4 व 5, ये दोनों इकट्ठी है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि गुफा नंबर 2 है, इसको पांडवों की गुफा कहा जाता है। पांडवों की गुफा है, ये इसको कहते हैं साथियों। गुफा नंबर जो हमारी क्या है, 3 है, इसको हाथियों की गुफा कहा जाता है। हाथियों की गुफा है, ये इसको कहा जाता है। और गुफा नंबर 4 और 5, अब देखिए यहां क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक चित्र, जो बाघ की गुफाएं हैं उनमें सबसे अधिक चित्र हमें कहा मिलते हैं, तो 4 और 5 नंबर गुफा में मिलते हैं सबसे अधिक चित्र। और 4 और 5 को हम रंग महल कहते हैं। क्या कहते हैं, रंग महल। और यहां अपने लिख भी देंगे साथ में साथियों कि गुफा नंबर 4 व 5 में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है, सबसे अधिक चित्र। और यहां क्या है कि बाघ की गुफाओं का सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है साथियों, स्त्रियों और पुरुषों, महिलाओं और पुरुषों का क्या है, नृत्य, सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, चक्राकार नृत्य है। ये अपने ये भी नोट कीजिए। बाघ, जैसे क्या है कि हमने देखा था कि अजंता की गुफाओं का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था, मरणासन राजकुमारी का चित्र जो 16 नंबर गुफाओं में मिला था। तो यहां बाघ की गुफाओं का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र, ये भी आप नोट कर लीजिए, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र, चित्र। अब देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र हैं ये अजंता और सॉरी बाघ की गुफाओं का। तो बाघ की गुफाओं का सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्र है स्त्री पुरुषों का, पुरुषों का चक्राकार सामूहिक नृत्य का चित्र, चक्राकार सामूहिक नृत्य का चित्र, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, कि इस पे हमें गौर करना है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में हम ये हमारी क्या है कि मेन चीजें तीनों हो गई,
कि मेन चीजें तीनों की तीनों चीजें हो गई। कौन सी? हमने बात की मंदिर पे, हमने बात की किस पे, हमने बात की मूर्तिकला पे, हमने बात की चित्रकला पे। इसके अलावा अपने को एक स्तूप की बात करें तो स्तूप पे क्या आता है? सारनाथ का, सारनाथ का दमेक स्तूप गुप्त काल का माना जाता है। ध्यान रखना, गुप्त काल का माना जाता है, अधिकांश विद्वान मानते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान इसे अशोक द्वारा निर्मित भी मानते हैं, मौर्य काल का भी मानते हैं, माना जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, दमेक स्तूप है। अब देखिए स्तूप है वो हमेशा ही किस पे बने होते थे? चबूतरे पे बने होते थे। दमेक स्तूप चबूतरे पर न बनकर, चबूतरे पर न बनाकर धरातल पर बनाया गया है। ये विशेष बात है इसकी, धरातल पर बनाया गया है। ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों, ठीक है। ये अपनी बातें सभी होगी कला से संबंधित। अब इसके हम सारांश की ओर बढ़े। सारांश, क्योंकि सारांश में बहुत सी चीजें रहेगी कि ये स्वर्ण काल है, ये पुनर्जागरण काल है, इसको कहा जाता है स्वर्ण काल, इसको कहा जाता है। कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? इसके अलावा जो पहले अपनी बातें की है, जिन पे क्वेश्चन आने की संभावना है, वो 10-15 क्वेश्चन हम सारांश रूप में लिखते हैं। तो अब लास्ट में हम सारांश की बात करते हैं, इतना आप नोट कीजिए और फिर हम कहे कि सारांश की ओर बढ़ेंगे। ठीक है साथियों? हाँ जी, इसमें सारांश की हम बात करें तो जो चीजें हमारी रही है, या ऐसे कह दें कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये कह दें सारांश की बजाय महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहां एक तो गुप्त काल में गुप्त काल में गुप्त काल में कला व साहित्य के विकास, साहित्य के विकास के कारण, गुप्त काल में कला व साहित्य के विकास के कारण के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी ने इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। डॉक्टर आर डी बनर्जी, बनर्जी ने गुप्तकालीन कला को, गुप्तकालीन कला को क्या कहा है? पुनर्जागरण कला कहा है। गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला कहा है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र,
गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र। अब गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र 3 हैं: मथुरा, पटना और बनारस। मथुरा, पटना व बनारस, ये 3 प्रमुख केंद्र है। यहां मित्रों ये तो हमारे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में अन्य क्वेश्चन हम लिखेंगे, हालांकि पहले हमने लिख रखे हैं वो वाले। गुप्त काल में पहली बार, गुप्त काल में पहली बार क्या होता है ये हमें नोट करना है। अब ये आप नोट कर लीजिए, गुप्त काल में पहली बार, रेड से लिख देता हूं सारा, कि मंदिर निर्माण कला का उद्भव, मंदिर निर्माण कला का उद्भव पहली बार होता है। ठीक है, और क्या है, गंगा व यमुना की मूर्तियां बनी। यमुना की मूर्तियां, अब पहली बार तो हमने लिख लिया है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, बनी, ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरा, एक मुखी शिव की मूर्ति बनी। इसके बाद में हमने लिखा चतुर्मुखी शिव की मूर्ति बनी। इसके बाद में हमने क्या लिखा, यही लिख देता हूं 5 नंबर, क्योंकि 5 ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पहली बार होती हैं। शिव के अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाया गया। ये बातें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में अन्य की बात करें, गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर बने। कहां पे बने हैं गुप्त काल में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मंदिर बने। ठीक है, इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि मंदिर बने गुप्त काल में ईंटों से बने। ईंटों से, क्योंकि ईंटों पत्थरों का तो है, पर ये कहेंगे केवल ईंटों से, केवल ईंटों से बने मंदिर। अब गुप्त काल में ईंटों से बने मंदिर, शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का मंदिर। ये तो देखिए शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये तो कहां पे है? छत्तीसगढ़ में, रायपुर जिले में। ठीक है, ये भीतरगांव का, ये हमने लिखे हैं पहले इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहा। ये कहां है? भीतरगांव का कानपुर यूपी में है। इसके बाद में तीसरा आप नोट कीजिएगा, ये है पहाड़पुर का मंदिर। और ये पहाड़पुर का मंदिर है, इस पर जोर दीजिएगा, कारण कि इसको हमने लिखा नहीं है। इसका राजशाही जिला है। जिला कौन सा है? राजशाही। और कहां पर है? ये बांग्लादेश में है।
बांग्लादेश। तो इस पर जोर कीजिए, ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर वाले दोनों पे तो हमने पहले चर्चा कर ली है। इसके बाद में आगे हम बात करें, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो वक्राकार शिखर वाले मंदिर। अब वक्राकार शिखर वाले मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। और दूसरा कौन सा है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है। इसके बाद में पहला शिखर युक्त मंदिर, पहला शिखर युक्त मंदिर। अब देखिए पहला शिखर युक्त मंदिर है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर ये कहां पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसमें अपने को विशेष बात एक दो और ध्यान रखनी है साथियों। रखनी क्या है कि एक तो ये ध्यान रखना है शिखर की ऊंचाई। शिखर की ऊंचाई ये अपने पहले लिखी नहीं है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि इस शिखर की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर है, मीटर। ठीक है। दूसरी, इसमें एक मंडप के स्थान पर 4 मंडप है। यानी मंदिरों में कितने मंडप होते थे? मंदिरों में मंडप होते थे इस समय एक, जबकि 4 मंडप किस मंदिर में है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में करें गुप्त काल का प्रारंभिक कह दें, सबसे प्राचीन कह दें, या पहला कह दें, पहला मंदिर। गुप्त काल का प्रारंभिक, सबसे प्राचीन अथवा पहला मंदिर कौन सा है? सांची का मंदिर है। और ये भी हमने लिखा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमने लिख ली है। क्या है? लिख ली है। बाकी रिवीजन के लिए आपको मैंने लिख दी है। तो ये क्या है कि ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। कौन सा? हमारा टॉपिक पूरा होता है गुप्तकालीन कला का। अगली जब क्लास होगी तो उसमें गुप्तकालीन साहित्य को हम देखेंगे। पर एक ध्यान रखना कि टेलीग्राम आज आप इसको देख के नोट कर लें। ऐप वालों को तो इसके पीडीएफ मिल जाएगी। और क्या है कि कल टेलीग्राम पे इससे संबंधित क्वेश्चन डाले जाएंगे, और हालांकि पहले डाल दिए हमने, 10 क्वेश्चन और डाले जाएंगे। उससे अपना प्रयास करें। और जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा होगा एक गुप्तकालीन कला और साहित्य का, उसके बाद में आप ऐप पर आपका टेस्ट हो जाएगा उसका पूरा। ठीक है। तो उससे अच्छी तरह से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। हर एक टॉपिक तैयार करने के पढ़ने के साथ ही उसका फिर क्या है कि एक दिन छूटकर अगले दिन हम टेस्ट ले लिया करेंगे, ताकि क्या है कि हम अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर हो पाए, अच्छे से हम उसको समझ पाए और अच्छे से हमारी तैयारी हो। आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।